तुरंत एक बड़ी सी कुर्सी लेकर आए और उन्होंने उसे हिनीसा के सामने रख दिया। ये देखकर हिनीसा गुरूर के साथ उस कुर्सी पर बैठ गई और युगराल को देखने लगी। इस वक्त हिनीसा की आंखों में एक जानलेवा चमक नहीं दिख रही थी, जो युगराल की मेहमान नवाजी का नतीजा था। तो क्या ध्रुव वुहान शहर के बाकी दोनों परिवारों के साथ आएगा, या फिर वो और उसके साथी अकेले ही अंबर दल पर धावा बोल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हिनीसा, पर्सी और बाकियों का मामला सुलझाने के बाद युगराल ने अपनी नजर ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, तुम्हारे हुक्म के इक्के तो वाकई लाजवाब है ध्रुव। हिनीसा की मदद से तो तुम्हें अरसलान से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन युगराल की बात सुनकर हिनीसा को मुकाबले में शामिल करना बेहद मुश्किल है, इसलिए आपको उस पर ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। अरसलान से मैं खुद मुकाबला करूंगा। रही बात हिनीसा, तो वो खुशी खुशी मुकाबला देखेगी, पर ये पक्का करेगी कि मैं मारा ना जाऊं। दूसरी तरफ हिनीसा को वो इतनी मशरूफ थी कि उसने ध्रुव और युगराल की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसका ये अंदाज देखकर युगराल मुस्कुराने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव और उसके बीच का रिश्ता क्या था, क्योंकि ध्रुव ने जिस तरह उसके पास जाकर उससे बात की थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था। नहीं तो नागरानी हिनीसा से इस तरह बात करने के बाद जिंदा रहने की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। और हिनीसा की बेरहमी खुद युगराल ने देखी थी, इसलिए वो उसके खतरे से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर एक पल बाद युगराल ने अपने ख्याल छोड़कर ध्रुव से पूछा, लेकिन ध्रुव, अरसलान से तुम्हारा लड़ना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। मानता हूं कि तुम्हारी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अरसलान जैसे शक्ति पूर्वज को हराना तुम्हारे लिए अभी भी बहुत मुश्किल होगा। इस पर ध्रुव भी उसकी बात पर गौर करने लगा, जिसे देखकर युगराल ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हम लोग ऐसा करते हैं कि वुहान शहर के दोनों बड़े परिवार राजघराना और हकीम एसोसिएशन से बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लोग हमारे साथ आने को राजी हो जाते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ध्रुव। आखिर हकीम एसोसिएशन के हकीम ज़ारांत और वो मेघावत काफी ताकतवर और तजुर्बेदार शक्ति सम्राट हैं। और अब तो मुझे लगता है कि पर्पल रिकवरी गोली खाकर मैं भी फिर से 9 सितारों वाला शक्ति सम्राट बन जाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हारे साथ इतने लोग जुड़ जाते हैं तो अरसलान तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वही युगराल की बातों पर ध्रुव ने बड़े अलसा अंदाज में जवाब दिया, जैसा आपको सही लगे। वो जानता था कि हकीम ज़ारांत और मेघावत जरूर उसके बहुत काम आ सकते थे, लेकिन ज़यान परिवार और शिकारा परिवार की ताकत उसके किसी काम की नहीं थी। आखिर इतने ताकतवर मुकाबले में अब शक्तिमानों की ज्यादा अहमियत नहीं थी। मगर ध्रुव के अलसाए अंदाज को देखकर युगराल ने उससे सवाल किया, क्या करने का इरादा है? और युगराल के सवाल पर ध्रुव की आंखों में एक जानलेवा चमक नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि मेरे और अरसलान के बीच कोई मर नहीं जाता। मेरा इरादा है अंबर का नामो निशान मिटा देना। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर युगराल ने उसे समझाने की कोशिश की, अंबर दल फिलहाल बहुत ताकतवर है और आधे से ज्यादा साम्राज्य पर उसकी उखाड़ना चाहते हैं, फिर तो तुम्हें उसके हर एक मेंबर को खत्म करना होगा। हो सकता है कि तुम अपनी ताकत की मदद से आधे से ज्यादा मेंबर को खत्म कर पाओ, लेकिन सभी को खत्म करना तो तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा करने के लिए तो हमें राजघराने की मदद लगेगी, क्योंकि वो साम्राज्य में हर जगह फैले हुए हैं। वहीं युगराल की बात सुनकर ध्रुव गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि युगराल बिल्कुल ठीक कह रहा था। इतने में विराट ने एक पल कुछ सोचने के बाद आखिरकार ध्रुव से कहा, छोटू, युगराल सही कह रहा है। तेरे और साथियों की ताकत को मिलाकर भी तुम लोग साम्राज्य में जाकर एक एक अंबर दल वाले को नहीं मार सकते हो। ऐसा करने में बहुत वक्त भी लगेगा और साथ ही साथ ज्यादा शक्तियां भी। मेरे ख्याल से हमें ये काम राजघराने को देना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए सबसे सही वही है। इस पर ध्रुव ने कुछ पल सोचने के बाद अपना हाथ लहराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो युगराल आप राजघराने से बात कर लीजिए। अगर हम अंबर दल पर कब्जा करने के पहले सारे मसले सुलझा लें तो बेहतर होगा। दरअसल मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों को पीठ पर छुरा भोगते हुए देखा है, इसलिए मैं आसानी से किसी पर यकीन नहीं कर पाता। ये सुनकर युगराल थोड़ा मजबूर महसूस करने लगा, लेकिन साथ ही वो खुश भी था कि ध्रुव उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया था। जाहिर सी बात है कि बाकी परिवार वाले भी अंबर दल से नफरत करते थे, इसलिए सभी का साथ आना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इतने में युगराल के जहन में एक और बात आई और उसने तुरंत कुछ सोचते हुए कहा, एक बात और है जिसका हमें खास ख्याल रखना होगा ध्रुव। और वो क्या है? युगराल की बात पर ध्रुव काफी हैरान हो गया और जैसे ही उसने उस बात के बारे में पूछा तो सामने से युगराल का जवाब आया, हमें अगर अंबर दल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है तो सबसे पहले हमें एक इंसान से निपटना होगा, और वो इंसान है गोलियों का राजा शांडल। ये नाम सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए जम गया और उसे धीरे धीरे उस हकीम का ख्याल आने लगा जिसका नाम पूरे वुहान साम्राज्य में फैला था।
वहीं उसके चेहरे की हैरानी को देखकर युवराल ने ध्रुव को समझाया, तुम्हें तो पता ही होगा कि शांडिल जैसा एक रैंक 6 का हकीम अपनी काबिलियत के बल पर इतने ताकतवर लोग इकट्ठा कर सकता है। अगर उसने अंबर दल की मदद करने का फैसला लिया तो वो आसानी से शक्तिशाली 10 में से 5 लोगों को तो इकट्ठा कर ही लेगा। ऐसे में हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें शांडिल को समझाना होगा। इस पर ध्रुव की बात को समझते हुए अपना सर हिलाने लगा। वो तो भूल ही गया था कि अंबर दल के पास शांडिल जैसा काबिल रैंक 6 का हकीम भी था। ध्रुव ने कुछ वक्त पहले ही देखा था कि कैसे ब्लैक कॉर्नर में शुक्रांत ने ताकतवर लोग इकट्ठा किए थे। उसके ऐसा करने से अंदरूनी हिस्से तक तो बहुत मुश्किल हो गई थी, जबकि उनके पास बुजुर्ग बादशाह जैसा शक्ति पूर्वज भी था। वैसे तो शुक्रांत के मुकाबले शांडिल काफी कमजोर था, लेकिन था तो वो भी एक रैंक 6 का हकीम ही। इतने में युवराल ने अपना सिर पकड़ते हुए फिक्र के साथ कहा, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम उसे समझाएंगे कैसे। शांडिल कोई मामूली इंसान तो है नहीं जिसे हम रिझा कर अपनी तरफ कर लें। हाँ, माना कि पिछले कुछ सालों से अंबरदल के साथ उसके रिश्ते काफी खराब हो गए, मगर है तो वो भी अंबरदल का एक बुजुर्ग ही। वहीं युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, युगराल, क्या आप शांडिल से बात कर सकते हैं? ये सुनते ही युगराल सोच में पड़ गया, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, देखो ध्रुव, है तो शांडिल एक हकीम ही, और वो हकीम एसोसिएशन का बुजुर्ग भी है, इसलिए मुझे लगता है कि हम जारांत के जरिए उससे बात कर सकते हैं। युगराल के सुझाव पर ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है युगराल, आप हकीम जारान से बात कर शांडिल का पता लगवाइए। मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं बातचीत में उसे समझा सकूं। इस पर युगराल ने आ भरते हुए कहा, ठीक है, मैं हकीम जारान से बात करके मदद करने को कहता हूँ। ये कहते वक्त युगराल एक चैन की सांस ले रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि शांडिल का मसला सुलझना अंबर दल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। इतने में ध्रुव अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने युगराल से नजर हटाकर धीमे और बाकियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, युगराल, अब मैं बाकी सारे मसले आप पर छोड़ता हूँ, और हाँ, प्लीज मेरे साथियों के आराम करने का कोई इंतजाम करवा दीजिएगा। बेचारे बहुत दूर से आ रहे हैं, और तो और ब्लैक कॉर्नर से यहाँ आते आते हमने ढंग से आराम तक नहीं किया। ये सुनते ही युवराल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ध्रुव, लोगों के ठहरने का इंतजाम तो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। आखिर ये लोग हमारे दरबार परिवार के मेहमान हैं, और मेहमान भगवान का रूप होता है। ऐसा कहते वक्त युगराल मुस्कुरा रहा था कि तभी उसकी नजर सभी से होकर हिनीसा पर पड़ी और अचानक से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं ध्रुव ने जैसे ही युगराल को इस तरह झटका खाते हुए देखा तो वो हंसने लगा, जिसके बाद उसने विराट की तरफ देखते हुए कहा, भैया चलिए चलकर दल के बचे हुए बाकी मेंबर्स से मिलते हैं। ध्रुव की इस बात पर विराट ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, तुझे तो ये करना ही चाहिए। शायद तुझे पता नहीं है, लेकिन पहले बुजुर्ग ने मरने से ठीक पहले तुझे दल का लीडर घोषित कर दिया था। शौर्य दल के बचे कुछ लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने लीडर के वापस लौटने का। इस पर ध्रुव एक पल के लिए खामोश हो गया। चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, उसकी रगों में शौर्य दल का ही खून बह रहा था, और दल को वापस शिखर पर लाने की जिम्मेदारी भी अब पूरी तरह से ध्रुव की ही थी, जिससे वो दूर नहीं भाग सकता था। मन ही मन ध्रुव सोचने लगा कि शायद उसके बाबा भी यही चाहते थे कि एक दिन उनका ये होनहार लड़का शौर्य दल की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर संभाल सके। फिर ध्रुव और रक्षित विराट के साथ दरबार महल से जाने लगे, जिसके बाद वो वुहान शहर की सड़कों से होते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ वक्त पहले वुहान शहर में जो घमासान जंग हुई थी, उसके चर्चे शहर के हर कोने में फैल चुके थे। कुछ लोगों ने जब देखा कि उस मुकाबले को पलटने वाला ध्रुव जब सड़कों से गुजर रहा था, तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी। इस दौरान सड़कों पर होते शोर के बीच ध्रुव और उसके भाई आगे जाते रहे, और धीरे धीरे ध्रुव को समझ आने लगा कि वो शहर के रईस इलाके से थोड़े गरीब इलाके की तरफ पहुंच गए थे। ध्रुव ने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा कि उस इलाके में बहुत से टूटे पुराने घर दिख रहे थे, जिसके बीच ध्रुव को कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देने लगी। इतने में ध्रुव के चेहरे को देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं छोटू। इतने सालों तक अंबर दल की नजरों से बचने के लिए हमें ऐसे इलाके पर रहना पड़ा। युगराल ने पहले तो मना किया यहाँ रहने के लिए, लेकिन बाद में वो भी समझ गए कि हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर यही जगह थी। ये सुनते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा, और तीनों भाई आगे बढ़ते हुए एक बड़ी सी इमारत के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही सभी ने दरवाजा खोलते हुए देखा कि अंदर कुछ बच्चे खेल रहे